हेलो प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं ध्रुव कुमार राय आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हैं पवन सर, जो हमारे ध्रुव क्लासेस के केमिस्ट्री फैकल्टी हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो सभी लोगों को मैं आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो कोचिंग है वो IIT JEE और नीट की है, जहां हम लोग 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं। और 9th से हम लोग प्री फाउंडेशन, 9th 10th प्री फाउंडेशन एंड 11th 12th के बच्चों को फाउंडेशन और टारगेट बैचेस के माध्यम से IIT और नीट की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें NDA, NTSA और ओलंपियाड की भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 10th क्लास के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और 10th के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं कि अब करना क्या है आखिर। यानी डमी स्कूल में जाना है या स्कूल जाते हुए IIT की प्रिपरेशन करनी है। ये दो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में रहता है। तो आज हम दोनों मिलके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपकी इन दोनों ही चीजों को क्लियर करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो बच्चों का हिस्सा है, वो 10th का एग्जाम देने के बाद रिलैक्स मोड में आ जाता है। और वो रिलैक्स मोड जो है ना, वो उसका 11th में भी चलता रहता है। जबकि मेरा ये मानना है, एज अ टीचर, पिछले 10 सालों के अपने अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूं तो मैंने ये महसूस किया है कि आप बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए तो अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में हैं जिसको आप वार मोड बोल सकते हैं, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं का आनंद लेते हुए आपको अपने शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति बिल्कुल समर्पित रहने की जरूरत है। और वो कौन सा पहलू है? वो है आपका 9th क्लास जैसे ही शुरू होता है, 9th क्लास से ही ये काम शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास 4 साल थे, 9th, 10th, 11th और 12th। अब इनमें से ये 4 साल आपके जो स्कूलिंग के होते हैं बच्चों, ये स्कूलिंग के बाद आपको आपका DC मतलब यहां ध्रुव क्लासेस से नहीं है, ये ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 9th 10th तो उनका ऐसे ही पास हो जाता है। 9th 10th को वो बच्चे कॉम्पिटिटिव मोड में ना होने की वजह से, या एक कोई ऐसा विजन उनके पास ना होने की वजह से, वो NCERT, स्कूल, घर, कोचिंग, इसी के दायरे में बंध के रह जाते हैं और बियॉन्ड द लिमिट नहीं सोच पाते। ऐसी बात नहीं है कि ये सभी बच्चों के साथ है। जो मोटिवेटेड बच्चे हैं, जो मोटिवेटेड और जानकार पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का इस तरह से ध्यान रखते हैं कि ये 2 साल भी बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल हो जाता है। अब बात आती है 11th और 12th की। बच्चा जैसे ही 10th पास करके 11th में जाता है, उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है आजकल कि वो 11th के सिलेबस के साथ कोप अप करने में उसको दिक्कत हो रही है। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा किसी न किसी कोचिंग संस्थान में भी जाता है, चाहे वो ऑनलाइन जाता हो चाहे ऑफलाइन जाता हो। अब दिक्कत क्या आ रही है कि कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा है वो स्कूल में नहीं चल रहा है। लाइक स्कूल में अगर पहला दूसरा चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में तीसरा चौथा पांचवा चल रहा है, क्योंकि जनरली कोचिंग संस्थान जो होते हैं वो स्कूल से आगे रहते हैं। अब बच्चा दोनों जगह बैलेंस बनाने के चक्कर में, आपको तो पता ही है ना कि आपके 2 पैर हैं, दोनों पैरों को आप 2 नाव में रख के नहीं चल सकते। बैलेंस बनाना है तो एक सिंगल नाव में बैठना पड़ेगा, और वो सिंगल नाव ही आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि दिल्ली से आगरा जाना है और आगरा जाने में आपको लगना है 4 घंटे, ठीक है? तो आप अपनी स्पीड को 30 या 40 के रेशियो में भी रखें। मान लिया कि 200 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलाएंगे तो बहुत आराम से सेफली पहुंच सकते हैं आगरा 4 घंटे में। 4 घंटे में आप बहुत इजी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपने 12 बजे पहुंचना था, 8 बजे यात्रा शुरू की, तो ये पहुंच गए बहुत आराम से, सेफली।
और अगर आपने यात्रा 9 बजे शुरू की, अब सर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इस 50 वाले से कम 12 बजे तो नहीं पहुंचेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपने 10 बजे यात्रा शुरू की, 9 बजे भी नहीं कर पाए, 10 बजे किया, अब आपको क्या है, 2 घंटे बचे, है ना, 10 से 11, 11 से 12। तो बच्चे ये बहुत हेक्टिक ट्रेवलिंग हो जाएगी। उस 2 घंटे में आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करना पड़ेगा। तो इस बात को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि मैंने क्यों बताया था कि 9th से ही हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया है तो वाई टू वेट फॉर 11th एंड 12th। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 11th 12th कर लें पहले अच्छे से, उसके बाद हम ड्रॉप करके किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे और वहां पे अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। फिर ये देखिए, इट इज एन ऑप्शन, नॉट अ गुड ऑप्शन। ये एक ऑप्शन हो सकता है, आपके पास 2 साल थे जब आप धीरे धीरे भी अगर करते तो बहुत कुछ कर सकते थे। आपने वो ऑप्शन छोड़ दिया, आपने वो ऑप्शन चुना जिसमें अब आपके पास 1 ही घंटा है और 1 ही घंटे में 200 किलोमीटर जाना है। ये तो बहुत ही टफ काम आपने चूज कर लिया अपने लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं, उसमें भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट हर चीज का अपना एक पॉजिटिव है तो एक उसका ड्रॉबैक भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए हमने हेडिंग ही क्या रखा है, हेडिंग हमने क्या रखा है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE और नीट आफ्टर 10th क्लास। अब ये सवाल सुनने के बाद आप कहेंगे कि सर आप तो मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम लोग स्कूल जाना ही बंद कर दें, केवल आपकी कोचिंग में आए और सुबह से शाम तक वहीं पढ़ते रहें। सर ये भी एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डमी स्कूलिंग, है ना, डमी स्कूल बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या चीज आती है कि बच्चों का स्कूल से कांटेक्ट छूट जाता है। बहुत सारी कोचिंगें इस चीज को करा रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं करा रही हैं, लेकिन उनका स्कूल से कांटेक्ट छूट जाता है। बच्चे को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखने की आदत होती है वो छूट जाती है। तो ऐसे में उनका जो फाइनल 12th का परसेंटेज है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, उनका रूटीन भी खराब हो जाता है। वो सुबह उठते हैं 8 बजे क्योंकि 8:30 9 बजे कोचिंग होती है, जबकि पहले जब वो स्कूल जा रहे थे तब उठ रहे थे 6 बजे, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है हमें। कोई ऐसा ट्रैक नहीं ले लेना है जिससे कि हम सही ट्रैक में जाने की बजाय अपने ट्रैक को खराब कर लें। और इसलिए हम दोनों ही लोगों ने मिलके एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें बच्चा स्कूल प्लस कोचिंग दोनों एक साथ करेगा। और ये जो मॉड्यूल होगा चलेगा बिल्कुल सेम, आपका रूटीन नहीं चेंज होने देंगे। सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है और कोचिंग पहुंचना है, ठीक है। 2:30 बजे 3 बजे तक स्कूल के जैसे ही कोचिंग की क्लासेस चला करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपको सब्जेक्टिव पेपर भी, जैसे स्कूल में यूटीज होते हैं, पीटीज होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वैसे टेस्ट भी लिए जाएंगे, सब्जेक्टिव भी लिए जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव भी लिए जाएंगे, जिससे कि बच्चों का स्कूल का जो टच है वो खराब ना हो। उसकी भी बहुत जरूरत है। और ये सब होगा एक रेपुटेटेड स्कूल के अंडर में। ऐसा नहीं है कि इससे आपको स्कूल से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ज्ञान का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी टाइम में आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो इवनिंग का टाइम है, जिसमें आप 4 to 8 या 4 to 7 PM तक कोचिंग जाते थे, अब ये टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलने वाला है। किसके लिए मिलने वाला है दोस्त? सेल्फ स्टडी के लिए। अब पढ़ो ना, सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा। दूसरा, हमारे कोचिंग में हम लोगों ने एक बैच में 20 स्टूडेंट्स ही रखा है, 20 बच्चे, और उसके लिए हम लोगों ने ऐसे ही क्लासरूम बनाए हैं जिसमें 20 बच्चे हों। टीचरों की संख्या भी 20:1 के रेशियो से ही रखा है, और डाउट पर हमारा पर्सनल ध्यान है। चैप्टर खत्म हो गया, बच्चे को टेस्ट लिया, सब्जेक्टिव भी लिया, ऑब्जेक्टिव भी लिया। अगर उसको नहीं समझ में आया तो उसका टेस्ट लेके हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा बच्चा कहां पर कमजोर चल रहा है। अच्छा, पढ़ाते समय सर पता तो चल जाता है ना कि कौन सा बच्चा कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। ध्रुव सर ने जो सवाल पूछा
मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, जब भी एक टीचर की टीचिंग में केवल आप पढ़ाना, कंटेंट देना नहीं होता है। बच्चा हमारा किन तरीके के क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा है और सॉल्व नहीं कर रहा है, तो वह टीचर की ही जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को इस तरीके से एक्सप्लेन करे, कुछ तरीके को इम्प्रूव करे। और कभी ये ऑप्शन नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन छोड़ो दूसरा करो। तो वो 20 बच्चों का जो बैच है, बहुत सी कोचिंगें हैं, बहुत से स्कूल हैं, बट पर्सनल लेवल पे मैंने ये देखा है सर कि आने वाला जो हमारा समय है उसमें पेरेंट्स ऐसे लोगों को अडॉप्ट करेंगे, इस तरफ पढ़ाई जाने वाली है जहाँ पे बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दिया जाए। क्योंकि जो स्कूल में या कोचिंग में बहुत भीड़ स्ट्रेंथ करके 400-500 बच्चों की स्ट्रेंथ पे लोग पढ़ाते हैं, 100 बच्चों पे, उसमें कोई भी पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े होंगे, उन्हें समझ में ये बात जरूर आई होगी कि जब आप 20-25 से ज़्यादा जाते हो तो आप पर्सनल अटेंशन नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप उनका होमवर्क नहीं चेक कर पाते, आप उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स को ट्रैक नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि जिस संस्था में 400, 500, 100, 200, 150, 50 की संख्या में बच्चे बैठते हैं, वहां सिलेक्शन कभी भी 50 बच्चों में से 50 का नहीं हो सकता, 500 में से 500 का नहीं हो सकता। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि वो कोचिंग संस्थान को पर्सनलाइज होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हर बच्चे के पास कैलिबर है। जैसा आपने कहा कि हमें चॉइस नहीं रखना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, हमें कम समझ में आती है, हमें मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, हमें कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। मैं कहता हूं हमें चॉइस नहीं रखना है। टेक योर टाइम। वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्टेड सिलेबस, we have well defined syllabus which is given by IIT and NEET as per their syllabus, है ना। तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, लिमिटेड टाइम में करेंगे, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। तो हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बच्चे को जहां नहीं समझ में आता है उसको बताते हैं। और ऐसा हमारे पीछे बैच के बच्चे भी आपके साथ इस बात को जरूर एडमिट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप जरूर अपनी बात को रखिएगा कमेंट के माध्यम से कि हमने जो वीडियो में बात कही वो जेन्युइन है या नहीं है। पेरेंट्स भी इस बात को बता सकते हैं कि हाँ, जो सर कह रहे हैं ये लोग पर्सनल अटेंशन देते हैं। दूसरा, हम लोगों ने स्कूल और कोचिंग को अलग नहीं होने दिया है। जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, वो केवल नीट और IIT तो छोड़िए, NCERT के भी डाउट्स उनके बने रहते हैं, NCERT पर ही वो फंसे रहते हैं। मेरा ये मानना है लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर वो उसके मास्टर बन जाओ तुम। इससे क्या होगा, ये जो लिमिटेड है ये कब इनलार्ज होके टोटल सिलेबस में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम बियॉन्ड द सिलेबस भी सोच पाओगे। इसका अंदाजा तुम्हें 1 या 2 महीने में लग जाएगा। सर, जब मैं काफ़ी स्कूल विजिट कर रहा था बीच में, बहुत सारे जगह, तो बहुत से स्कूल मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने, स्कूल मैनेजमेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप लोग ऐसा क्या कराते हो जो हमारे पास जो स्कूल टाइम्स में जो टीचर्स होते हैं वो ना करा पाए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप मुझे इस सवाल का, बहुत से पेरेंट्स के भी क्वेरीज होंगे जो लोग देख रहे होंगे, उसका आप आंसर करें सर। देखिए, ये सवाल बहुत जेन्युइन है, क्योंकि शिक्षक हर जगह हैं, स्कूल में भी हैं और हमारे कोचिंग में भी हैं, और सब हमारे जैसे ही हैं। कोई हमसे छोटा, कोई हमसे बड़ा नहीं, क्योंकि अगर वो कोई शिक्षक बना है ना तो वो उसके पास कैपेबिलिटी है। बट एक समस्या जो है, मैंने कहा ना कि आपको जाना आगरा है और आप दिल्ली से भाग रहे हैं गाजियाबाद की तरफ, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन तो आपने पकड़ी हुई है लेकिन उल्टे दिशा वाली ट्रेन नहीं चलेगी। स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं एक बैच में, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि हम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, हम कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये चीज को बच्चा भी फील करेगा, लेकिन वो आज से 10 साल बाद करेगा। बीइंग अ पेरेंट आप इस बात को बिल्कुल नोटिस कर लीजिए। मैं स्कूल के प्रबंधकों से भी ये कहता हूं कि अगर हमने उन 30 बच्चों को, कहते हैं ना, घी निकालने से पहले दही से मक्खन निकालना बहुत कठिन प्रक्रिया है, और मक्खन की कीमत दही से ज्यादा है, और उससे ज्यादा कीमत है घी की, और घी निकालने में मक्खन के बाद भी 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। तो एफर्ट अगर आप डालेंगे टीचर के पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए,
उस पर दबाव है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे जब टीचरों से बात करता हूं तो ये कहते हैं सर हमारे पास बहुत काम है, ये काम है, वो काम है, ऐसे काम है, वैसे काम, और ये सब करिकुलम का हिस्सा है, करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को एक्टिविटी भी बच्चे के पास होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है ना भाई। एजुकेशन तो वो है, देखिए आप पढ़ते हैं अपने लिए, खेलते हैं बाय चॉइस, पढ़ाई में कोई चॉइस नहीं है। इस बात को जिंदगी में डाल लीजिए, आप पेरेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं। एजुकेशन इज नॉट अ चॉइस बट गेम इज चॉइस। आपको जो गेम पसंद आता है वो खेलिए, लेकिन अगर आपने एज अ टीचर उस बच्चे को सब्जेक्ट का महत्व समझा दिया ना, तो फिर आपका काम आधा से ज्यादा खत्म हो गया। अब वो खुद उसमें मोटिवेटेड होगा। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि 10-15 बच्चों के चक्कर में बाकी जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका नुकसान काफी होता है। और इसीलिए हम लोग अपने जो संस्था में हम लोग 20 बच्चे रखते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा, और बच्चे जो पुराने मेरे बच्चे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कितने बच्चे उनको समझा के काउंसलिंग करके मना किया कि बेटा आप इस काम के लिए नहीं बने हो, आप कुछ और ट्रैक पर चलिए। क्योंकि देखो हर बच्चा आईआईटी के लिए नहीं बना है, और हर बच्चे को आईआईटी एक कहते हैं ना कि आईआईटी एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन सबका कैलिबर अलग अलग है, तो उसको भी ध्यान में रखना हमारा ही काम है। सर कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं कि जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, लेकिन उनका भी एक इच्छा होती है कि मैं आईआईटी या नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो 9th 8th 9th 10th में रहते हैं तो मार्क्स की वजह से वो कहीं अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि क्या मैं उस लायक हूं या नहीं हूं। तो वैसे बच्चों के लिए आप जो अपना प्लान बनाए हैं उसमें उन बच्चों का पीछे का जो अनुभव रहा हो, आपने ऐसे बच्चे पढ़ाए हो, वो ज़रा आप शेयर करें, ताकि ऐसे बच्चे जो हों जो 80% 70% वाले हों, तो उनके सिलेक्शन को लेके किस तरीके का प्लान आपकी कोचिंग में है। पहले तो यह आपकी कोचिंग नहीं, हम सबकी कोचिंग है, आपकी भी कोचिंग है, आप भी उसमें शिक्षक हैं। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया, आपका सवाल बहुत जायज़ और जेन्युइन है। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि हमारे अंदर केवल एक डर का जो फैक्टर है ना, जो डर बच्चों के अंदर बैठा हुआ है, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का बच्चा हो, उसको ये लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता हूं या ये चीज मुझसे नहीं हो सकती है। ये केवल इस वजह से है क्योंकि उसको पर्सनल अटेंशन उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो जब कोई कहता है ना कि बच्चा कमजोर है, तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है उसके कुछ कॉन्सेप्ट कमजोर हों, लेकिन बच्चा कमजोर नहीं हो सकता। उस पर अगर आप जेन्युइनली 1 महीने 2 महीने 3 महीने 90 दिन, बिजनेस का उसूल है 1000 दिन अगर आप बिजनेस को दे सकते हैं तब बिजनेस करिए। 1000 दिन आप पहले दिन बिजनेस से इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो नहीं मिलने वाला। पढ़ाई का रूल मैं ये मानता हूं कि 90 दिन से 100 दिन के बीच, अगर 100 दिन आप किसी बच्चे के पीछे पढ़ के उसको मदद कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तब तो आप ये कहने के अधिकारी हैं कि नहीं उसके पास कैलिबर नहीं है, वो नहीं कर सकता। लेकिन आपने 1 महीने भी काम नहीं किया और 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने के अंदर आपने बोल दिया कि ये बच्चा कमजोर है, ऐसा नहीं है। मेरे पास कई बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस साल रनिंग बैच में ऐसे बच्चे हैं जो मुझे 10th के फरवरी में मिले थे या मार्च में मिले थे, क्योंकि इस पिछला 2022 का जो पेपर था वो बहुत डिले से हुआ था, आप सभी को पता होगा। वो बच्चे जिनको मैथ में बिल्कुल वो लो कॉन्फिडेंट थे, वो इवन 10th में पास होने के उनको डर था, आज वो भी बच्चे मेरे बैच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं। दूसरी बात थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि ये जो 11th 12th की पढ़ाई है, ये बहुत वास्ट लेवल की पढ़ाई है और बहुत इंटरेस्टिंग लेवल की पढ़ाई है ना। ये ऐसा है जैसे समुद्र में आप डुबकी लगाते हैं तो पहली डुबकी में आप कभी भी मोती नहीं निकाल सकते, लेकिन हैरान मत होइए, परेशान मत होइए और इस बात के लिए जज्बा अपने अंदर भरिए कि ऐसा क्या है कि ये मोती मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ी गहराई तक और जाइए, और जितना गहराई तक जाते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएंगे, आपको मोती भी मिलेगा, सब्जेक्ट भी समझ में आएगा। बिल्कुल वैसे आप ये चिंता क्यों करते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आएगा? आपने कभी इस बात की चिंता की कि मैं फला मूवी देखने जा रहा हूं या फला सीरियल देखने जा रहा हूं, वो मुझे समझ में नहीं आएगा? कभी किया आपने? तो बताइए। कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आप फ्री माइंड होके जाते हैं वो करने के लिए।
तो आप IITian बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, बिल्कुल ये सोच के जाइए कि मैं करूंगा, समझूंगा, आई विल टेक टाइम, आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ, फिर कर लूंगा, है ना। यही है आपके सवाल का जवाब मेरे अनुसार। बाकी कुछ लोग कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। सर मैंने देखा है कि मैं भी जब केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है पेरेंट्स का कि सर बच्चा घर पे होमवर्क नहीं करता। तो अपने इस प्रोग्राम में होमवर्क को लेके किस तरीके का डिसिप्लिन आपकी कोचिंग सेंटर पे, हमारी कोचिंग सेंटर पे चल रहा है, उसका एक पेरेंट्स को आप ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आप स्टूडेंट को ट्रैक करते हैं ताकि वो अपना सब समय पे कंप्लीट हो सके। जी सर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सर आपने जो वो टाइम कहा ना कि 2 बजे 2:30 बजे तक बच्चा यहाँ से 3 बजे छूटेगा, फिर घर जाएगा, थोड़ा रेस्ट करके और पढ़ाई कर सकता है, यानी कि सेल्फ स्टडी कर सकता है। सेल्फ स्टडी जिसमें आपने वर्कशीट्स वगैरह दिया हो और आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हो। जेन्युइन सी बात है। अगर बच्चा घर जाके रिवीजन नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है दोस्त, दुनिया में एक चीज याद रखना, जड़त्व। जड़त्व यानी इनर्सिया। ये जो इनर्सिया है ना, इसको बोलते हैं आलस। ये हर बॉडी के पास है। मास इज रिलेटेड टू इनर्सिया। किसी बॉडी के पास मास है तो इनर्सिया है। अब ये जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो 60 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 40 किलो का है, तो इसके पास तो इनर्सिया और ज्यादा है ना। और ये तो पढ़ना नहीं चाहता, इसको तो और भी बाहरी चीजों ने, इंस्टा और पता नहीं किन किन चीजों ने घेर रखा है। मैं नहीं कहता कि कोई चीज बुरी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसका कितना इस्तेमाल करना है ये सीखना होगा। पेट और बुद्धि 2 चीजें, इसको जितना बढ़ाइए, मन जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि, इसको जितना बढ़ाइए, सोच का दायरा जितना बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा। पेट का दायरा जितना बढ़ाइए बढ़ जाएगा। आप 5 रोटी खा के भी जिंदा रह सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 1 रोटी खा के ही अपना काम कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी जो हैं अन्न के दुश्मन प्राणी हैं जो 20-20 रोटी खा के भी जिंदा है। ये उनकी कैपेसिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो अन्न के दुश्मन है, वो उनकी अपनी कैपेसिटी है, उन्होंने बढ़ा रखा है अपनी क्षमताओं को। तो इसी तरह से जब हम बच्चे को शुरुआत में ही, हमें बहुत ज्यादा बच्चे को लोड नहीं देना है। मेरे जो बच्चे पिछले बैच वाले हैं, मैंने उनसे कहा था कि डेली आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 20 + 20 + 20 60 क्वेश्चन, एंड यू हैव टू इंक्रीज क्वेश्चन 5 पर वीक। यानी इस हफ्ते अगर 20 कर रहे हो तो अगले हफ्ते 25 करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों ने ये कहा सर 60 क्वेश्चन करने में होते नहीं है, हमसे होते नहीं है सर। 15 किया मैंने 10 किया, मैंने 5 किया। मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं उनको डांटूं या मैं उनको होमवर्क कहीं चेक करूं। आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक चीज और है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में या और अन्यत्र जगहों पे हमें दूसरों की कमियों से सीखना होता है, क्योंकि अपनी कमी से सीखने में वक्त छोटा पड़ जाएगा। वहां होमवर्क चेक नहीं होता, होमवर्क चेक नहीं होता। मैंने चेक करना शुरू किया, मैंने बच्चों को बताना शुरू किया, कोई बात नहीं, 10 हुए ना, 20 नहीं हुए, 15 नहीं हुए, 10 हुए। आज की डेट में आप बताइए बच्चे कितना क्वेश्चन करते होंगे डेली? लगभग 200, 300, 400। 400 से नीचे कुछ ही बच्चे होंगे। 100 तक उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। 20 से लेकर 100 क्वेश्चन तक की कैपेसिटी हो चुकी है, किसी की 150 तक हो चुकी है। एक सब्जेक्ट में फ्लुएंसी आती है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, है ना। तो अगर आपकी बुद्धि जड़त्व वाली है, इनर्सिया वाली है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, एफर्ट करते रहिए। कोई भी चीज जो बहने वाली हो वो अपना रास्ता बना लेती है, फिर वो पानी हो, हवा हो या फिर हो बुद्धि। ठीक है, तो होमवर्क का समस्या तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लो लेवल। 15 क्वेश्चन आप करने को बोलेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। पहले दिन आप उसको बोल दीजिए कि 100 क्वेश्चन डेली करना है, वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सर बहुत से पेरेंट्स को ये भी होगा कि कहीं आपका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, इसको लेके थोड़ा आप पेरेंट्स को, क्योंकि जब हम हमारी वीडियोस बहुत दूर से लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपने फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं उनसे, तो उससे रिलेटेड थोड़ा अगर आपका कुछ ध्यान हो तो आप दें। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए ये क्लास ठीक नहीं है, ये वीडियो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं इसको छुपाने की जगह बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी बात का सामना करना आना चाहिए आदमी को, है ना, चाहे वो सवाल हो चाहे जवाब। तो देखिए, आप जनरल स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग की आज की फीस 1 लाख से कम नहीं है। 50 से 1 लाख के बीच में
एवरेज, ऑन एन एवरेज 50 से 1 लाख के बीच में स्कूल, एक बच्चे के 1 साल के स्कूल का खर्चा है। ये तो आप लोग मानेंगे ना। 7,000 महीने है, हो सकता है आपके बच्चे के स्कूल 3,000 रुपये महीने हो, तो भी 50 से 60,000 मिसलेनियस खर्चे जोड़ के वो हो ही जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा 1,50,000 to 1 लाख, ठीक है, 50,000। हमने अपने कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है, बाकी इसमें आप कोचिंग का अलग से जोड़िए, है ना। कोचिंग आप जाते हैं, कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है सर आज की डेट में इंफ्रा दिखा के, कुछ दिखा के, कुछ भी दिखा के आपको 1 लाख से नीचे तो कोई कोचिंग है नहीं। इसको भी 50 से 1 लाख के बीच में रख लीजिए, मतलब 1.5 लाख 1 साल का बच्चे का 2 लाख का खर्चा मिनिमम मान के चलिए कि स्कूल प्लस कोचिंग का होता है। हमने दोनों ही चीज़ों को श्रिंक करके 1.25 लाख पर एनम में किया है, या फिर 2.5 लाख फॉर 2 ईयर्स प्रोग्राम। 2 साल के प्रोग्राम को हमने 2.5 लाख रुपए में श्रिंक किया हुआ है, जिसमें स्कूल भी है, कोचिंग भी है, सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, जो भी, और कोई खर्चा नहीं है। हाँ, कॉपी कलम ये सब बच्चे का रहता है, बाकी चीजें। और जो बच्चे, जो मेरे भाई बंधु दूर से आते हैं, उनको हम लोग अपने ही कोचिंग संस्थान में कमरा देते हैं। उस कमरे का हम लोग उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मात्र जो खर्चा है वो 2 से 3,000 रुपए उनके रहने, लॉन्ड्री, कपड़े धुलाने, ये सब का खर्चा 2 से 3,000 रुपए में हम उनको यहां पर जगह देते हैं ग्रेटर नोएडा में। जो कि बच्चा घर पे भी होगा तो वो भी कर सकता है। सबसे अच्छी सुविधा ये है कि टीचर हर समय यहाँ मौजूद रहते हैं। रात में भी शिक्षक रहेंगे, दिन में भी रहेंगे, तो बच्चे के बहकने के चांसेस बिल्कुल भी नेग्लेजिबल हैं, क्योंकि बच्चा अगर कहीं से कोई भरोसा करके आपके पास भेज रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ध्यान रखा जाए। सर, सबसे बड़ी एक समस्या और होती है कि कमिटमेंट होते हैं, लोग विश्वास करते हैं, और बच्चे का आप हमारे यहाँ पे किस तरीके से पेरेंट्स से इंटरेक्शन है, क्योंकि पेरेंट्स एक ब्रिज है जो आपके और हमारे बच्चों के बीच में काम करता है, तो पीटीएम से लेके किस तरीके से आप बच्चों को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं, ज़रा उससे रिलेटेड बात बताएं सर। देखिए, एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमें बच्चे को हर जगह चेक करना होगा, चेक पॉइंट रखना होता है कि वो सब्जेक्टिव पेपर दे रहा है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा है तो कैसा परफॉर्म कर रहा होगा, और इन चीज़ों को अपने तक न रख के पेरेंट्स तक भी पहुंचाना होगा आपको, क्योंकि एक जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, इन्वायरमेंट बन रहा है, उसमें पेरेंट्स, आप और स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट, ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जिनमें तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आप जब टेस्ट लेते थे हम लोग शुरू में, आपको याद होगा 100 नंबर के टेस्ट में किसी के 20 आते थे, किसी के 15 आते थे, किसी के 5 आते थे। लेकिन आज की डेट में क्या ये सिनेरियो है? क्या 8 महीने 6 महीने काम करने के बाद ये सिनेरियो नहीं है। और इसके लिए हम पेरेंट्स को अपना व्हाट्सएप ग्रुप, छोटा सा वही 15-20 लोगों का, जिसमें पेरेंट्स मिला के 40-50 लोग हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग रेगुलर, बल्कि मैंने तो अभी आपको दिखाऊं अपने फ़ोन में, मैंने तो उसमें लिखना शुरू कर दिया आज के अर्जुन जो होमवर्क नहीं करके लाते हैं उनके लिए। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे उस लिस्ट से अपना नाम हटाने के लिए प्रयास करते हैं और अगले दिन वो होमवर्क करके पिछला भी लेके आते हैं कि सर हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये तरीका है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व रखना होगा, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। हम टीचर हैं, हमारी जवाबदेही पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, इन्हीं के प्रति है। इन्हीं के प्रति अगर हम ईमानदार होकर काम कर गए तो हमारी चीज़ें सफल हो जाती हैं और हम इसी पर लगे हुए हैं। सर, अब जाते जाते पेरेंट्स को ये ज़रूर बताना चाहिए आपको कि कब से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और इसमें क्या कुछ डेमो क्लासेस भी मौजूद है? जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ लिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद कहीं न कहीं छूट रही थी। तो बच्चों और आदरणीय अभिभावक, मैंने कहा कि इस साल के अपने बैच में से कम 10 से 15 बच्चे मैंने मना किए, है ना। हमारा बैच का जो स्ट्रेंथ है वो हमें 20 ही रखना है। 20 से 22 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 से 30 नहीं होने देना है। इसलिए हमने इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो अभी स्टार्ट कर दिया है। जो किसी
शोबाजी, किसी इस तरह के बहुत शो के साथ नहीं है। सिंपल ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर, इनमें से ये व्हाट्सएप नंबर है या फिर ये एक नंबर है, सही है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। इन 2 नंबरों पे, इन दोनों पे, ये वाला व्हाट्सएप नंबर नहीं, कॉलिंग नंबर है केवल, इस पर आपको अपने बच्चे की डिटेल बस फिलअप करके भेज देनी है। आपको पूरे 15 दिन के लिए, 15 दिन से बल्कि 1 महीने के लिए फ्री डेमो क्लास में हम बिठाएंगे। और उस डेमो क्लास में आप हमें देखेंगे, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी देखेंगे। कई बार क्या होता है, आप एडमिशन ले लेते हैं किसी संस्थान में और आपको ये पता नहीं होता कि कौन टीचर पढ़ाने वाला है, किस तरह से वो पढ़ाते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं दी जाती हैं। किसी बड़े संस्थान में, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, नहीं दी जाती ये चीज़ें। हम आपको 15 से 1 महीने का डेमो क्लास देंगे और वो तुरंत 10th का पेपर जिस दिन लास्ट पेपर होगा उसके अगले ही दिन से शुरू होगा, उसके अगले ही दिन से शुरू होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, वी आर इन वार मोड। वार मोड मीन्स एक्टिवेटेड मोड, है ना, प्रो एक्टिव होना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो आप पेपर के लिए यहाँ पर भेज दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको कॉल करके हमारे तरफ से कोई ना कोई संपर्क कर लेगा और आपका डेमो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, उस बीच में हम 4 टेस्ट ले लेते हैं पर वीक के अकॉर्डिंग। वो एनालिसिस सीट उनके पेरेंट्स के सामने रख देते हैं कि सर ये देखिए क्यों रीजन है कि हम चाहते हैं कि आपका बच्चा एडमिशन ले और क्या वो पॉइंट्स हैं जिनमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस कोर्स को छोड़ के इस कोर्स में अगर जाएगा तो ज़्यादा बेहतर करेगा ये बच्चा। क्योंकि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये भी रहता है कि सर विच स्ट्रीम टू ऑप्ट आफ्टर 10th क्लास, और लोग अपने अपने अनुभवों के आधार पे किस फील्ड में जाएगा तो कितनी अर्निंग है, इस आधार पे किसके दोस्त ने क्या कहा, इस आधार पे बच्चों का चूज कर लेते हैं कि इसको तो यही कराना है, ठीक है। आपका बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, खेलने दीजिए, लेकिन उसको पढ़ने भी दीजिए, उसको पढ़ना भी जरूरी है। मैंने कहा ना, पढ़ाई ज्ञान वो है, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो भी जो याद रहे वो ज्ञान है। स्कूल में क्या पढ़ाया गया वो अगर भूल भी जाए तो समाज में कैसे सामाजिकता को समझते हुए जिंदगी को अच्छे तरीके से एक गर्व के माहौल में जीना है, ये है आत्मविश्वास एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य। तो खेल जरूरी है, खेल रहा है खेलने दीजिए। बैडमिंटन, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सर हमारा बच्चा बैडमिंटन खेलने जाता है। हमारे पास ऐसे भी बैचेस हैं जिसमें आपका बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसको खेलने का मौका मिलेगा और पढ़ने का भी मौका मिलेगा और उसको जरा भी बर्डन फील नहीं होगा। तो ये था आपका जवाब। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, आप सभी इनरोल करें। केवल 25 बच्चे बैठाएंगे उसमें, और हाँ, उसमें हो सकता है कि 25 की जगह 30 बच्चे बैठें, क्योंकि उन्हीं 30 में से हमें 25 या 20 बच्चे या 22 बच्चे ऑप्ट करने होते हैं, ठीक है। क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और कोई आपका सवाल हो? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस चीज़ को पर्सनली महसूस किया हूँ कि जितनी अच्छी कमिटमेंट हम खुद से लाइफ में करते हैं और यहाँ पे बच्चों को एक फ्यूचर अच्छा देने का काम हम सब अपनी संस्था ध्रुव क्लासेज में कर रहे हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ और हम केवल और केवल जो आज वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगना, बच्चों को अंदर पढ़ाई को लेके इंटरेस्ट आना, इसके लिए हम और हमारी कोचिंग संस्था हर तरीके से बिल्कुल तैयार है। और आप हम पे अगर भरोसा करते हैं तो हम आपके लिए दिन रात एक करके आपके बच्चे के लिए और अपने समाज के लिए हम बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और बहुत अच्छी से मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमसे अगर किसी शब्दों की त्रुटि हुई होगी तो आप माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। और दिल से जो बातें निकलती हैं उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई सवाल जवाब नहीं होता है। मेरे सामने इन्होंने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया आपके साथ। आपको अगर कोई बात समझ में आई हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो ये नंबर मेरा है, ये सर का नंबर है, पवन सर है, मेरा नाम ध्रुव है और कोइंसिडेंटली संस्था का नाम भी ध्रुव क्लासेस ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।